छठी है, ओके। अच्छा भाई, सबसे पहले तो कल आपको कुछ पास पेपर दिए हुए थे, आपने कुछ जरूरत की करने की? हो गए थे? ओके, सबसे पहले इधर आइए। क्वेश्चन नंबर ये 30। Arsalan, a citizen of Pakistan, is employed by an international banking organization based in United Kingdom. The following details outline Arsalan's travel and work assignments across different countries during tax year 2024. टैक्स ईयर 24 का डाटा आपसे मांग रहा है, और मैंने आपको कहा था कि जब भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सवाल होगा वो आपको सवाल में टैक्स ईयर के बारे में लाजमी बताएगा, ठीक है? कुछ लोग मुझे लग रहा है आज पहले दिन आए हैं, ऐसा ही है? कोई है ऐसे लोग जो आज फर्स्ट डे आए हैं? जी एक है, बस दो हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हुए कि नहीं? नहीं किए हुए? यूट्यूब पे 4 पड़े हुए, 5वां भी मेरे ख्याल में डाल ही दें, ठीक है? वो आज करवा दें, ताकि पहले 5 ना आप यूट्यूब से ले लीजिएगा, कोई भी सवाल हुआ आप मेरे से क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो है, आपने भी लेक्चर्स लिए हुए कि नहीं लिए हुए? आपने अटेंड कर लिए सर आपने? ओके, और इसके अलावा कोई? सर आपने अटेंड किए लेक्चर? एक रहता है, चलें बस ठीक है, नहीं आपको बेसिक्स तो बताइए, फिर ज़बरदस्त हो गया। आप भी लेक्चर ले लीजिएगा, कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा भाई, 2024 टैक्स ईयर में जो ट्रैवल था भाई का, वो हमें बता दिया गया। करना क्या है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, असेस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अरसलान फॉर टैक्स ईयर 2024। तो टैक्स ईयर का पता होना बहुत ज़रूरी है, ओके? चलिए जी, अब सवाल करना कैसे है? हमारे पास 1 2 3 4 असूल हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान में स्टे 183 या उससे ज़्यादा दिन हो। दूसरा, शख्स फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो और पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हो। तीसरा, पाकिस्तानी शहरी हो और किसी दूसरे मुल्क में 182 से ज़्यादा दिन स्टे ना हो। और चौथा, पाकिस्तानी शहरी हो और किसी और मुल्क में रेजिडेंट ना हो। इन चारों में से कोई एक बात लग गई है भाई, पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में शायद दूसरी बात के एम्प्लॉई हैं फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, पोस्टिंग बाहर हुई है, उसका तो सवाल ही नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर हो ही नहीं रही, तो वो तो पॉइंट वैसे ही निकल गया। फिर जो चौथा पॉइंट है, पाकिस्तानी शहरी हो और किसी दूसरे मुल्क में रेजिडेंट ना हो, ये बात का जिक्र भी कहीं नहीं है, तो ये पॉइंट भी निकल गया। तो पॉइंट रह गए दो, पाकिस्तान में स्टे 183 दिन, किसी दूसरे मुल्क में 182 से ज्यादा दिन ना हो। ये दोनों चेक कर लेते हैं। आइए सर, आपने कैलकुलेशन की होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक बनते हैं दिन, ये कितने दिन बनते हैं? या आपने कैलकुलेट किए होंगे अपने पास? जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिन गिने अक्टूबर के 15 दिन गिने। ये देखें, मैं गिनता हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ऐसे ही होगा? ऐसे ही है। कितने बन गए? 160, 107 लें सर। उसके बाद दोबारा आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर, ये कितने दिन बने सर? टोटल करके बता दें। किसी ने टोटल नहीं किए हुए? 77। भाई कहते हैं कि यूएई में 77 डेज गुजारे। फिर पाकिस्तान आ गए, यहां पे कितने दिन गुजारे सर? 26। उसके बाद फिर यूके चले गए, कितने दिन? 35। और फिर पाकिस्तान आ गए, हाँ कितने? 120। ले सर, ये सारा डाटा है। अब इसको सम करते हैं। सर यूके में कितने दिन है? मेरे 107 आपको नजर आ रहा है, ये वाला, और एक आपको यूके नजर आ रहा है, ये 35 वाला, ऐसे ही है। तो सर 107 प्लस 35 कितना बना? सॉरी, 142। ओके, उसके बाद आ जाए जी पाकिस्तान। पाकिस्तान शायद है 26 और 120, ऐसे ही है। तो सर 26 जमा 120 कितना बना? 146। जबरदस्त हो गया। और मेरे ख्याल में यूएई में तो एक ही है और वो है 77। पूरा साल हो गया। ले सर बताइए, पाकिस्तान में स्टे 183 या उस पॉइंट के हिसाब से तो ये नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर अगली बात की जाए कि किसी भी मुल्क में इनका स्टे 182 दिन से ज्यादा ना हो तो भी ये पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएंगे। क्या किसी दूसरे मुल्क में 182 से ज्यादा दिन का स्टे है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के तहत ये रेजिडेंट बन चुके हैं। सवाल को लिखना कैसे है? देखिए,
जब भी सिनेरियो बेस्ड सवाल होगा ना, जब भी सिनेरियो बेस्ड सवाल होगा, आपने 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपने कानून लिखना है एज इट इज, ठीक है। एन इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ, पूरा कानून लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो अप्लाई हो रहा है वो लिखने की जरूरत है। पूरा नहीं लिखेंगे, इफ हिज स्टे इन पाकिस्तान इज पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग 183 or more, ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ द, नहीं सर ये तो पॉइंट आपके सवाल पे लग ही नहीं रहा, ये नहीं लिखना। सिर्फ आपने रेलिवेंट पॉइंट लिखना है। अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान and his stay in any other country is not more than 182 days in a tax year। बस सपने से रेलिवेंट कानून, ये कानून आपने एज इट इज लिख देना, ठीक होगी बात। नंबर 2 स्टेप आप क्या करेंगे, आप लिंक करेंगे अपने सिनेरियो को कानून के साथ। एज मिस्टर, क्या नाम है मिस्टर का जी, अरसलान, एज मिस्टर अरसलान स्टे इन एनी अदर कंट्री is not more than 182 days in tax year 2024 as calculated below। नीचे ये कैलकुलेशन देनी है, लाजमी देनी है, कैलकुलेशन के बगैर बात नहीं करनी। as Mr. Arsalan stay in any other country is not more than 182 days calculated as follows। और तीसरा स्टेप जो आप करेंगे वो होगा कंक्लूजन का। therefore Mr. Arsalan is considered as a resident for tax year 2024। यूं आपने 3 स्टेप्स में जवाब देना होगा। सबसे पहले कानून लाजमी प्रोड्यूस करना है, उसके बाद अपने सवाल को कानून के साथ लिंक करना है, और एंड पे कंक्लूजन देना है। एग्जामिनर को सख्त गुस्सा आता है, वो कहता है जी दिन गिन के आ जाते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं, लॉ तो लिखते ही नहीं। भाई कानून क्या है, कानून तो बताओ। या कानून लिखाते हैं और नीचे कंक्लूजन डायरेक्ट दे देते हैं, बीच में लिंक करते ही नहीं है। या बस लिख आते हैं कानून खाली, नीचे वाली बात ही नहीं करते। तो सर ये तीनों बातें आपको करनी पड़ेंगी तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, वरना मसला हो जाना है। बात आपको समझ आ गई। तो किसी भी सिनेरियो बेस्ड सवाल में 3 चीजें बड़ी लाजमी हैं, कानून का लिखना, उसको सिनेरियो के साथ लिंक करना, और तीसरा कंक्लूजन देना। आप सबको ये बात समझ आ गई, कानून लाजमी लिखना। और कानून आप कब लिख पाएंगे, जब वो आपको आता होगा, याद होगा। हाँ करीब करीब हो जाए, उर्दू में याद हो तो करीब करीब आप पहुंच ही जाएंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे। आपकी अंग्रेजी मेरे से माशाल्लाह बहुत बेहतर है, तो कोशिश कीजिएगा कि उर्दू में याद करके ना उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा अपने अल्फाज में, ठीक है जी। सर कोई कंफ्यूजन है इस सवाल में, या वैसे कोई जेनेरिक तो बताइए प्लीज जी। बस नॉन आपने लिखना है, कानून लिखना है, और सिनेरियो जो आप लिंकिंग करेंगे उसमें फिर आप लिखेंगे एज हिज स्टे इन पाकिस्तान इज नॉट मोर देन 183 डेज इन अ टैक्स ईयर, और हिज स्टे इन एनी अदर कंट्री मोर देन, हो सकता है एक मुल्क में 182 हो जाए, वायलेट हो जाए, इज मोर देन 182 डेज देयरफॉर ही इज नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। तो वो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक हो गया। ऑल गुड सर, जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। और कौन सा आपको सवाल दिया हुआ था भैया, ये भी दिया हुआ था। अच्छा, इमाराती गोल्ड, ओ माशाल्लाह, रिच किड्स ब्रो। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अरशद एंड इमाराती, अच्छा क्या करना है, देखें उसने आपको ना टैक्स ईयर हर सवाल में दिया हुआ है। जब भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का सवाल आएगा ना, उसने आपको टैक्स ईयर लाजमी देना है, इसके बगैर सवाल हो ही नहीं सकता भाई, समझ है, सवाल इररेलेवेंट है इसके बगैर। अच्छा वैसे एक ना जरा उल्टे तरीके से चलते हैं, ये प्रैक्टिस अभी हमने नहीं की। ये तो आपको पता है कि 1 जुलाई 23 से लेके 30 जून 24 तक का ईयर टैक्स ईयर 24 होता है। अगर वो आपसे ये कहे कि टैक्स ईयर 26 है, तो कौन सा समय होगा, टैक्स ईयर 26 है तो कौन सा टाइम पीरियड होगा, 1 जुलाई 25 से 30 जून 26। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर वो आपको टैक्स ईयर कह रहा है ना 2024, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1 जुलाई 23 से
हाँ, तो ये जहन में रखना है। अभी तो आसान सवाल है ना, आगे एक सवाल में शायद टैक्स ईयर भी आता है, स्पेशल टैक्स ईयर भी आता है, वहां पे आप फंस जाएंगे। तो देखते हैं, अभी कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इमाराती गोल्ड मर्चेंट आए पाकिस्तान में पहली दफा 15 मार्च को 2023 और मुल्क छोड़ के चले गए। यार इतना आसान सवाल, 15 मार्च को आए, 30 सितंबर को चले गए। तो सर मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के दिन गिन लें, पता लग जाएगा। मार्च के कितने दिन बनेंगे? मेरे ख्याल में 17 दिन। नहीं, मार्च के क्यों नहीं गिनेंगे हम? देखिए वो 15 मार्च को पाकिस्तान आए हैं ना। अच्छा, पढ़े लिखे हो गए हैं आप। सर जी टैक्स ईयर 24 का जो होता है ना, वो होता है 1 जुलाई 23 से। तो मेरे ख्याल में इस पीरियड में ना मार्च वैसे आता है। मार्च के क्यों नहीं गिनेंगे? मार्च आता है। नहीं आता? नहीं आता? अच्छा नहीं आता, ओके सॉरी, मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ जी सर, मार्च 23, अप्रैल 23, मई 23 और जून 23, ये तो टैक्स ईयर 23 है भाई। इसका तो वो सवाल कर ही नहीं रहा। वो तो सवाल कर रहा है टैक्स ईयर 24 का, जो कि इस टाइम पीरियड में फॉल करता है। ऐसे ही है। तो सर मेरे ख्याल में जुलाई 23, अगस्त 23 और सितंबर 23, ये 3 बातें आपने देख रही। इन 3 बातों में ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? किस पॉइंट के तहत? वो पहले वाला 183 या उससे दिन। बाकी तो डाटा ही सवाल में गिवन नहीं है, तो डाटा गिवन नहीं है तो बस छोड़े, दफा करें, उसका जिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये ना कहिएगा यार नहीं मुझे फीलिंग आ रही है, ये ना अरशद, ये कोई ना सरकारी बंदा है। फीलिंग आ रही है आपको? ये आती ना कभी फीलिंग, यार नहीं ये लग रहा है, ये लग रहा है कि ये किसी दूसरे मुल्क में ना 182 से ज्यादा दिन नहीं रुका होगा। मुझे फीलिंग यार सुनहरा है भाई, अमीर आदमी फिरता टुरता रहता होगा। फीलिंग आ रही है। सर अगर ऐसी फीलिंग आ रही है ना, इसको घर छोड़ के जाना है आपने। ठीक है, फीलिंग्स यहाँ नहीं लेकर आया करें, घर छोड़ के आया करें। तो बस जो सवाल में लिखा है बस वही डाटा है, फीलिंग्स घर छोड़ के आनी है। ठीक हो गया सर? ओके, जितना डाटा गिवन है हम उस पर ही बात करेंगे, अपने दिमाग की सोचों को, ख्वाहिशात को बस साइड पर रखें। ओके, तो भाई नॉन रेजिडेंट हैं पहले पॉइंट के तहत, इनका स्टे पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा नहीं है। तो लिख के कैसे आएंगे? कानून लिखेंगे, लिंक करेंगे। एज हिज स्टे इन पाकिस्तान इज नॉट मोर देन 183 days in a tax year, calculated as follows. Therefore, Arshad and Emirati gold merchant is a non-resident for tax year 2024. ठीक हो गया? टैक्स ईयर लाजमी लिखना है वरना नंबर कट सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? छांगली के चैंगली? अच्छा चैंगली, ओके ओके ब्रो। चैंगली अ चाइनीज शुगर मैन्युफैक्चरर अराइव्ड इन पाकिस्तान में कम। अच्छा चीनी, अच्छा चीनी बनाने वाला, एक चीनी बनाने वाला पाकिस्तान आ गया 1 मार्च 23 को। याद रखिएगा हमारा टैक्स ईयर 24 है, जहन में रखना है। ड्यूरिंग हिज स्टे अंटिल 1 सितंबर 23 इन पाकिस्तान ही रेजाइडेड इन सरगोदा अंटिल 31 मई 2023 एंड देयर आफ्टर अंटिल हिज डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान ही स्टेड इन घोटकी से रिज्यूम दैट कैलेंडर ईयर से। हाँ गए ना सर। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। ऊपर उसने बता दी, कहता है कि कैलेंडर ईयर इसका स्पेशल ईयर है। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर 24 होगा? 1 जनवरी लेकर 31 दिसंबर 23, ये है ना? वर्ष भी आ सकती है भाई, नहीं है कि वो आपको ड्यूरेशन दे के कह दे टैक्स ईयर बता दो, वो टैक्स ईयर दे के आपसे ड्यूरेशन भी निकलवा सकता है। तो टैक्स ईयर 24 है, कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा समय की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 तक हमने देखना है इसका पाकिस्तान में स्टे कितना है। ठीक हो गया? सर इस दौरानिये में, ये जो दौरानिया है, इस दौरानिये में देखें भाई साहब का पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान आया ये 1 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का पहला दिन काउंट होगा? बिल्कुल होगा। दिन पाकिस्तान आने का हो जाने का हो पाकिस्तान में काउंट होता है। तो सर देख लें कितने दिन बनते हैं? 185 डेज। सर रेजिडेंट हो गए चैंगली साहब, चांगली साहब, छांगा मांगा साहब। ओके, चीनी बनाने वाले क्या हो गए? रेजिडेंट।
सर देखें उसने आखिरी जुमले में क्या कहा, एज्यूम दैट अ कैलेंडर ईयर सर्व्स एज इज, ये लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर ईयर है ना, वो इस भाई साहब का स्पेशल टैक्स ईयर। कोई बात नहीं, आप खुद भी तो चेंज करा सकते हैं, पढ़ा नहीं था, हो सकता है चेंगली साहब ने चेंज करा लिया हो। जंगली साहब, जंगली साहब जी। नहीं सर, आप खुद बताएं कि टैक्स ईयर 24 अगर है और स्पेशल टैक्स ईयर है कैलेंडर ईयर वाला, तो कौन सा कैलेंडर ईयर को आप टैक्स ईयर 24 से डिनोट करेंगे? तो वर्क बैक करें ना अब, यकम जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23, यही टैक्स ईयर 24 है ना, क्या बताया था? इसके बाद जो 30 जून आ रही है उसका जो कैलेंडर ईयर है वही इसका टैक्स ईयर है, तो टैक्स ईयर 24 यही तो बनता है। तो रिवर्स कैलकुलेशन मारे ना तो ये ड्यूरेशन बनती है। तो आपने इस ड्यूरेशन में देखना है कि उसका पाकिस्तान में क्या हालात है। ठीक हो गया सर? ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। आपको ना पेपर में, सॉरी क्लास में शाहीन शाह अफरीदी पढ़ाते हैं, पेपर में बुमराह आ जाता है, ये वही हरकत की है उसने। ठीक है सर? पता ना, देखते हैं क्रिकेट आप? अभी भी देखते हैं? अभी भी देखते हैं? बड़ी हिम्मत है सर आपकी। चलिए जी आगे चलते हैं, इस सवाल में कोई दुविधा? जी सर, सब अच्छा है, ऑल गुड। आगे चलें, सॉरी पीछे चलें। और कौन सा सवाल? जॉन, ये क्या लिखा है? जॉन जियान, जियान डोरेमोन, जियान। देखते हैं डोरेमोन आप? कौन देखते हैं डोरेमोन? अभी भी देखते हैं? बड़े जबरदस्त कार्टून होते हैं जी। मैं नोबिता लग रहा हूं? अच्छा, अब अगर मैं आगे से कुछ कहूंगा ना फिर बुरा नहीं मानेगा। आगे चले छोड़े, मैं हूं जियान, मेरा गला है बड़ा ही सुरीला। ओके, जॉन फ्रांसिस अ फ्रेंच, अच्छा मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं हूं मैं पढ़ता था, और मैं जब रोता हूं ना मेरे आंसू ऐसे नहीं जाते, वो नोबिता के जैसे जाते हैं। जॉन फ्रांसिस अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई 8 से 25 फरवरी 9। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जॉन फ्रांसिस फॉर टैक्स ईयर 9। यहां तक तो जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन एक सेकंड में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। Assuming that commissioner has granted him permission to use, हाँ सेम वही सवाल, अब करें वर्क बैक। कैलेंडर ईयर कौन से वाला टैक्स ईयर 9 होगा? यकम जनवरी 8 से लेके, ये ड्यूरेशन है सर। ठीक है सर, टैक्स ईयर 9 स्पेशल है, कैलेंडर ईयर उसने बनवाया हुआ है, तो इसका मतलब है जनवरी 8 से 31 दिसंबर 8 तक का जो पीरियड है दैट इज टैक्स ईयर 9, वर्क बैक करना पड़ गया। अब देखें सर इस दौरानिए में उसका स्टे पाकिस्तान में कितना है? मेरे ख्याल में 10 जुलाई 8 से लेके 31 दिसंबर 8 तक गिनना पड़ेगा, जनवरी और फरवरी निकल गए। ठीक हो गया? तो सर गिने, क्या हिसाब किताब बनता है? जी सर, जी सर। ओके 175, यानी जॉन फ्रांसिस इज नॉन रेजिडेंट। अच्छा, इसमें बाकी डाटा क्यों नहीं दिया हुआ इन्होंने, वो जो दूसरे मुल्कों में कितना कितना स्टे है? अच्छा, ये जो कानून है ना ये दूसरे मुल्कों वाला, ये अभी आया साल पहले, इसलिए आपको पुराने सवालों में ना पहले ना दो ही पॉइंट होते थे बस, एक वो पोस्टिंग अब्रॉड वाला और एक 183 डेज वाला। बाकी जो सिटीजन वाले नीचे दो पॉइंट थे ना वो पहले नहीं होते थे, वो साल पहले ही आए। इसलिए आपको पिछले सवालों में ना वो डाटा नजर ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि जी पिछले सवालों में तो डाटा है ही नहीं, वो था ही नहीं, कानून ही अभी आया। ठीक हो गया?
अच्छा, ये सवाल आपने कर लिया होगा, 23वां सवाल, इस पे मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में काम आपने कर ही लिया होगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे कि ये भाई साहब दुबई गए ऑफिशियल ट्रिप पे 21 से 30 मार्च को, 21 और 30 क्या ये आप पाकिस्तान में काउंट करेंगे? 21 पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा, और 30 पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। 21 को वो दुबई गया है, तो जाने वाला दिन जारी बात है पाकिस्तान में 1 सेकंड तो गुजारा ही होगा ना। इसी तरह 30 वाला दिन ये भी पाकिस्तान में काउंट होगा। आगे चलिए, साउथ कोरिया गया 12 से 21 अप्रैल, 12 भी पाकिस्तान में काउंट होगा, 21 भी पाकिस्तान में काउंट होगा, क्योंकि इन दिनों में ये गया है। तो इस सवाल में ना एक मसला है, उसने एक दिन कम काउंट किया हुआ है। इस सवाल में ना एक मसला है, गालिबन मेरे ख्याल में ये जो दुबई वाला विजिट है ना, इसमें उसने एक दिन कम काउंट किया हुआ है सोल्यूशन के अंदर। तो अगर आपका जो भी आंसर आया है, या अगर आपको इस सवाल में कोई एरर आया है आपका, अगर आपने ये सोच के किया, तो आपका एक दिन का फर्क आ रहा होगा सोल्यूशन के साथ। पता नहीं मैच भी किया आप लोगों ने कि नहीं। तो अगर मैच करेंगे ना, आपका एक दिन का फर्क आएगा। ठीक हो गया? तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो करा दूं सवाल, अगर परेशान हो रहे हैं तो। आसान है वैसे, कोई मसला नहीं है, फिर भी हम गिन लेते हैं, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान कब आया जी? 15 दिसंबर को। और इससे फर्क नहीं पड़ता इन्होंने ऑफिस कब ज्वाइन किया, हमें तो बस है पाकिस्तान आ गए सो आ गए। और 21 मार्च तक ये पाकिस्तान में रहे हैं। तो सर 15 दिसंबर से लेके ना 21 मार्च शामिल करना है, 15 दिसंबर शामिल करना है, ये पाकिस्तान के दिन। उसके बाद ये 30 मार्च को वापस आए हैं और 12 अप्रैल तक पाकिस्तान में रहे हैं। 12 अप्रैल को चलेंगे तो 30 भी काउंट करना है, 31 भी काउंट करना है, यकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप्रैल भी शामिल करना है पाकिस्तान के अंदर। फिर चले गए बाहर, 21 को पाकिस्तान आए, फिर 21 अप्रैल से दोबारा शुरू करना है और 30 जून तक बात लेके जानी है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान ही है ना। ये देखें, ये लास्ट वाला तो है ही पाकिस्तान। ठीक हो गया? वो सही है। वो लाशों कोई बोला तो करो। चलिए जी, और कौन सा सवाल था? ये वाला दिया था 22। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। Under the provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, discuss the residential status for tax year 2017 in each of the following situations. Okay, tax year 2017 residential status. On 21 सितंबर 2016, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on Yakam May 2017 and came back to Pakistan. On 16 मई he got, यानी 9 मई के 8 दिन बाद, he got a new job in Pakistan which he continued till 30 जून 2017। आसान सा सवाल है। 21 सितंबर को ये दुबई चले गए, ऐसे ही है, यानी यकम जुलाई से 21 सितंबर पाकिस्तान में, ऐसे ही है। ओके। उसके बाद पाकिस्तान कब आए? यकम मई को। हाँ, नौकरी 16 मई को मिली, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आ गए यकम को, यकम से दिन काउंट होंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के 21 दिन, फिर सारा बाहर, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, यही पाकिस्तान में, यही पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में नॉन रेजिडेंट ही बनेंगे, 180 तो नहीं बन रहे, बस ठीक हो गया। समी एसोसिएट इज एन, पहली दफा एओपी का सवाल आया है, इज एन एओपी एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज इन दुबई ऑन 2 जनवरी 2017। कंट्रोल कराची दुबई को, इनका सारा कंट्रोल कराची से दुबई चला गया, क्या करूं? डेफिनेशन क्या है? होली और पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साल में किसी भी वक्त पाकिस्तान में मौजूद रहे, यही बात थी, यही बात थी। ओके सर जी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 2 जनवरी 17 को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुआ है, ऐसे ही है। टैक्स ईयर कौन सा है? 17, यानी यकम जुलाई 16 से 3 जून 17, ऐसे ही है। तो सर 2 जनवरी 17 को शिफ्ट हुआ है ना, उससे पहले किधर था? तो टैक्स ईयर में पाकिस्तान में था ना, पार्टली हो गया ना, तो बस रेजिडेंट बन गई एओपी। तो एओपी का पूरा कानून लिखेंगे जो है, और उसके बाद लिखेंगे एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एओपी
was shifted on 2nd January 2017 in Dubai. Before that, it was in Pakistan. Therefore, the control and management of affairs of AOP was partly in Pakistan in 2017 tax year. Therefore, AOP is considered to be resident AOP. सही हो गया जनाब? कोई सवाल? कोई सवाल? हाँ, एक दिन का फर्क आ रहा होगा आपका सॉल्यूशन के साथ। आए गिन लेते हैं। अब आपने गिनवाने हैं मुझे। पाकिस्तान आए 15 दिसंबर को, ओके, ऑफिस ज्वाइन किया 20 दिसंबर को और दुबई चले गए। अब आप 15 दिसंबर से लेके ना 21 तक के दिन बता दें कितने बनते हैं। दिसंबर के 17, चले इधर लिख लेते हैं, ये ले सर। दिसंबर के भाई कह रहे हैं 17 बनते हैं, जनवरी के, फरवरी के, ठहर जा, लीप ईयर तो नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो 2008 नहीं है? अच्छा 18 है। चले इस पे बात करते हैं अभी, आगे चले। मार्च 21, 21 को तो वो चला गया बाहर, खुदा के बंदे 22 कैसे हुए? तो कर लें, 21 को गया ना, तो गया ना, यकम से 21 कितने दिन होते हैं? तो 22 किधर से हो गए यार? हाँ वो वाले, ओके, वो बाद वाला 30 और 31 दो करे ना, 30 को पाकिस्तान आ गया तो 30 होगा, तो ये अच्छा हम कर रहे हैं, सॉरी। आगे चलें, अप्रैल के तोड़ के गिनते हैं। अप्रैल के पहले 12 हो जाएंगे और फिर 21 से लेके 31 तक मेरे ख्याल में 11 बनेंगे। 21 गिनना है? अच्छा 30 है, सॉरी यार, माजरत, सॉरी। अच्छा माजरत ना यार, उस्ताद की गलती मिल जैसे ही आपको बस। जून मई के कितने? 9 मई तक 9 दिन, उसके बाद और जून के 30। हाँ, इन सबको टोटल करें, क्या हिसाब बनता है? बस ये ठीक है, सवाल बता दें क्या हिसाब बनता है। हाँ कैलकुलेटर। वर्क थीव्स इकट्ठे हुए हैं सारे यहाँ पे। नो वर्क थीव्स। 182। हाँ तो सोल्यूशन में कितने हैं? नहीं, उसमें गलत है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसने 21 और 30 मार्च काउंट नहीं किया, उसने 12 और 21 अप्रैल काउंट नहीं किया, ओके। हालांकि जो दिन आने का हो, जो दिन जाने का हो, वो लाजमी काउंट होता है। तो ठीक है जालिमो, पास्ट पेपर में कोई सवाल? पास्ट पेपर में किसी का कोई सवाल? ऑल गुड, आ जाए वापस। हमने गालिबन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली थी और ट्रस्ट की भी पढ़ ली थी, सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग आज पहले दिन आए इनके पास हैंडआउट्स हैं? यार बताओ तो सही यार, कितने लोगों के पास हैंडआउट्स नहीं है? तू 2 दिन से बैठे बगैर हैंडआउट्स के बैठा हुआ है? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6। अभी आ जाते हैं, 1 मिनट। चलिए, नौजवान अभी फोन नहीं उठा रहा।
अभी आता तो आपको मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह। एक सेकंड ठहरिएगा, मैं कह दूँ टैक्स के चलिए जी एओपी पे आ जाएं। एओपी आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एओपी की डेफिनेशन में और भी कुछ चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अ फर्म, फर्म क्या होती है उसकी डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है, आइए पहले ये पढ़ लेते हैं। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मिसाल के तौर पे तीन दोस्त हैं, तीन दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लें, मिलकर कारोबार कर लें पार्टनरशिप में, तो एओपी तो बन ही गई। अब ये कारोबार क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ये बिजनेस इसलिए कर रहे हैं शेयर द प्रॉफिट्स, ताकि उस कारोबार से जो प्रॉफिट आए ये उसको आपस में शेयर कर लें। तो फर्म एक रिश्ता होता है चंद लोगों के दरमियान, वो लोग दो या दो से ज्यादा होंगे, मिनिमम दो, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। तो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने पे एग्री हो जाते हैं। ठीक होगी बात? फर्म एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी कारोबार के प्रॉफिट्स को शेयर करने पे एग्री कर जाते हैं, तो वो फर्म बन जाती है। अच्छा, अब वो कारोबार या तो तीनों मिलके करें, सुबह 8 घंटे एक बैठ जाए, फिर 8 घंटे दूसरा बैठ जाए, फिर 8 घंटे तीसरा बैठ जाए, ये भी हो सकता है मिलके कर लें। या ये भी हो सकता है कि एक शख्स कहे यार तुम सारे घर भागो, तुम लोगों को तुम्हारे घरों में प्रॉफिट मिल जाएगा, काम मुझे करना। तो कारोबार सारे मिलके भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ पे कोई एक भी कर सकता है। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या सारे कर रहे हो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सब में से कोई एक कर रहा हो सबके बिहाफ पे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम कितने लोग कर रहे हैं, बस एग्री हो गया कि प्रॉफिट शेयर करने हैं, फर्म बन गई। काम एक करे सारे करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म की बात समझ आ गई? ऑल ओके? चलें वापस ऊपर आ जाएं। तो एओपी में सबसे पहली फर्म है जो कि हमने नीचे डेफिनेशन पढ़ ली। अगर कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। कोई सवाल नहीं? चले आगे क्या लिखा हुआ जी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये क्या होता है जी? ये कॉन्सेप्ट ना अब पाकिस्तान में ऑब्सोलीट हो चुका है, ये अब पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। ये असल में ये जो कानून आपके सामने है ना, ये बना है 2001 में, ये भी लेटेस्ट ही है, अभी इतना पुराना तो नहीं है। इससे पहले कानून था 1979 इनकम टैक्स का, और उससे पहले जो कानून था वो 1922 का था। तो 1922 में टैक्स का कानून आया था, पाकिस्तान बना ना, तो उसी कानून को अडॉप्ट कर लिया गया। 79 तक हम वही कानून लेके चलते रहे, 31 साल। 79 में फिर हमने 1922 वाला कानून चेंज किया। अब 1922 तो पाकिस्तान इंडिया था ना, तो उस वक्त हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे थे, उसमें ना ये पॉइंट था 1922 वाले में। तो चूंकि 1979 में आप पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कोई पुराने कानून का हिंदुओं वाला केस, जिनको चाहिए हाथ खड़ा करे, पुराने कानून का कोई केस अभी तक चल रहा हो
तो उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहाँ पे भी डाल दी। फिर 2001 में भी डाल दिया कि चलो हो सकता है कोई चीज़ पुरानी हो, कोई एक आधा बंदा रह गया हो, इसमें भी डाल दिया। वैसे प्रैक्टिकली अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इधर दीजिएगा और एक वहाँ पे दीजिएगा, बस पूरे हो गए जी। ओके, तो ये इधर। अच्छा, इसमें होता क्या है असल में ना, हिस्ट्री पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, आप अपनी किताबें नहीं पढ़ते तो हिस्ट्री कहाँ पढ़नी है आपने। ये जो हिंदू खानदान होते थे ना, इन लोगों में ना एक खसूसियत होती थी कि खानदान में जो एक शख्स काम कर रहा है ना, पूरा खानदान वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है। यानी अगर एक भाई साहब फसलें उगा रहे हैं ना, तो पूरा खानदान ही फसलें उगा रहा है। अगर एक भाई साहब सोना बेच रहे हैं ना, तो पूरा खानदान ही सोना बेच रहा है। अगर बसें चला रहे हैं ना, तो सारी बसें चला रहे हैं। नानी भी बसें चला रही है, नाना भी बसें चला रहा है, दादी भी बसें चला रही है, दादा भी चला रहा है, फुप्पो भी चला रही हैं, फुप्पा भी चला रहा है, कज़न, बच्चे, छोटे बड़े सब बसें चला रहे हैं, एक ही काम करी जा रहे हैं। यानी एक ऐसी फैमिली होती थी हिंदू जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता था, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। लॉ ने कह दिया कि तुम सारे भी एओपी हो, तुम सारे भी एक ही काम कर रहे हो, तुम सारे इससे जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करके खाओगे, मिल बांट के खाओगे, क्योंकि डिवाइड नहीं किया जा सकता ना। एक घर है, उसमें 20, 25, 30 हिंदू रह रहे हैं, सारे बसें चला रहे हैं, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया, पैसे इकट्ठे आई जा रहे हैं, इकट्ठे खाई जा रहे हैं, शेयरिंग हो गई ना, शेयरिंग हो गई। तो सर इसको कहा जाता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और लॉ ने कह दिया कि आज से तुम भी मेरे लिए एक पार्टनरशिप हो, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं है, मुझे आज तक कहीं पे नजर नहीं आया। ठीक है जी, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, हाँ ये बड़ी मजेदार चीज है। आप में से कितने लोग जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं, कोई है ऐसे? हाँ, इन लोगों को ना ये जरा तजर्बा शायद हो, शायद हो। अक्सर हम शाम को ना घर में बैठे होते हैं, तो दरवाजे की ना बेल होती है। जब बाहर जाते हैं तो मोहल्ले के या इलाके के जो सबसे वेले निकम्मे लोग होते हैं ना, नॉर्मली लड़कों को ही कहा जाता है, 8, 10, 12, 15, वो बाहर खड़े होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल हमने ना इस सोसाइटी की ना सोशल वेलफेयर का बेड़ा उठाया, मैं प्रेसिडेंट, ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी, ये फलाना सेक्रेटरी, ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये फलाना, ये टमकाना, और हम देखें जी, हम मोहल्ले की कोई लाइट खराब हो आप, हम यहाँ पे गार्ड रखवाएंगे, सड़कों का कोई छोटा मोटा हम गेट लगवाएंगे, कोई गाड़ी बगैर स्टिकर के अंदर नहीं आएगी। इस तरह की कहानियां वो आपको सुनाते हैं। आते हैं ना ऐसे लोग। सर ये जो 14-15 लोग इकट्ठे होके एम ही मुंह उठा के शुरू हो जाते हैं ना, अगर ये किसी दिन एफबीआर के हत्थे चढ़ गए ना, एफबीआर ने इनको कहना है यू आर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सॉरी, मसनूई कानूनी लोग। तो आओ ना इधर तुम सारे। हाँ की क्या मतलब, किधर किधर किधर? सर हम ना जरा सोसाइटी की बेहतरी, अच्छा मिलके काम कर रहे हो, पैसे लोगे सबसे, अच्छा बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग, आओ ना जरा एओपी इधर आ जाओ साइड पे, उनको भी एओपी कह दिया जाए। बात समझ आ गई? तो आज के बाद अगर ये बंदे आपके घर आए तो सबसे पहले उनको बता दीजिएगा कि हमारे इनकम टैक्स का सेक्शन 80 कहता है कि तुम एओपी हो, जो पैसे हम तुम्हें देंगे वो तुम्हारी इनकम है और उस पे तुमने टैक्स देना है। खुद ही भाग जाएंगे उसका। हाँ तो फिर एक अलग बात है, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर दे दीजिएगा चुप करके पैसे। ओके। और आखिरी बात वो कहता है एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, वो कहता है कि किसी बैरून मुल्क के कानून के तहत अगर चंद लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो एओपी है। बात समझ आ गई? लेकिन मेरा यहां पे आपसे एक सवाल है, हमने कंपनी पढ़ी थी, ये कल पढ़ी थी, यहां पे पॉइंट डी पढ़ें, आउटसाइड पाकिस्तान। अगर किसी ने अपने आप को बाहर के कानून के तहत रजिस्टर करवा लिया तो वो कंपनी है, ये कल पढ़ा था। ओके। और यहां पे भी वो अपने आप को कह रहा है कि एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, आपने अपने आप को बाहर के मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर कर लिया तो आप एओपी हैं। वहां कहता है कंपनी है, यहां कहता है एओपी है, और मैं जाऊं तो किधर जाऊं? सर जी आगे उसने इसलिए कह दिया हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एओपी। सर यूके में 500 कानून होंगे, उस 500 में से एक कानून होगा जो कि कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन से मुतल्लिक होगा। अगर आपने अपने आप को उस इनकॉर्पोरेशन वाले कानून के तहत रजिस्टर करवा लिया ना,
तो फिर आप गिरेंगे यहां पर आके, डी पॉइंट में आके इधर। और जो बकाया 499 कानून है, अगर उनके मुताबिक रजिस्टर करा लिया, फिर आप गिरेंगे यहां पर आके। ठीक है, तो बाहर के कानून में कंपनी का कानून भी आता है और कंपनी के अलावा भी और कानून आते हैं। कंपनी के कानून के तहत रजिस्टर कराएंगे तो कंपनी है, उसके अलावा किसी कानून के तहत रजिस्टर कराएंगे तो एओपी है। ठीक होगी बात? सर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो बताइए। ऑल गुड? हमारे कानून में पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर को पार्टनर नहीं कहा जाता बल्कि मेंबर कहा जाता है। सो इन रिलेशन टू एन एओपी, इन रिलेशन टू एन एसोसिएटेड पर्सन इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म, तो पार्टनर को मेंबर कहा जाता है। तो हम यहां पे जरा मेंबर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कानूनी वर्ड है, पार्टनर नहीं कहेंगे, लेकिन होता बहरहाल वो पार्टनर ही है। सर कोई सवाल? यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। कोई सवाल नहीं? चलें जी, जरा मुझे 30 सेकंड साथ वाले से गुफ्तगू करें, मैं जरा पानी पी लूं। तू सांस रोक के बैठा हुआ था, थोड़ा करके किया भाई ने। कहां थे आप इतने दिन सर? घर थे तो आए क्यों नहीं? लेक्चर तो मंडा का स्टार्ट हुआ है, मंडा ट्यूसडे। सेक्शन 4 को अभी जरा छोड़ें, इसके बाद जरा बाद में करते हैं, ये अगली बातें जरा हो जाएं अभी, तो फिर देखते हैं। इसको भी छोड़ें, इसको हम कल देखते हैं। आप लोग ना डायरेक्टली आ जाएं, ज़रा अभी टाइम मेरे पास थोड़ा है, तो हम ना वो बातें कर लेते हैं जो ज़रा थोड़ी सी छोटी हैं, आसान है। इधर आ जाए, ये पेज नंबर ना 51 होगा गालिबन। देखें सेक्शन 71 करेंसी कन्वेंशन आपको नजर आ रहा है? इधर आ जाए, जरा छोटी बातें अभी कर लेते हैं, बाकी वो जो आपका सवाल था वो कल, वही टॉपिक अब अगला है, वो इंशाल्लाह कल देखते हैं। थोड़ा सा उस पर 15-20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए उसको कल देखते हैं। करेंसी कन्वेंशन, सर आप कौन से मुल्क में बैठे हैं? यार नहीं, ऐसा नहीं होता। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूरी बात करनी है। यू आर इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? ओके, यहां पर कौन सी करेंसी चलती है? रुपीस। तो सर क्या आप अच्छे लगेंगे पेपर में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो कि पाकिस्तान का है, उसका सवाल डॉलर्स में करते हुए, उसका सवाल पाउंड्स में करते हुए? नहीं ना अच्छा लगता, दिरहम्स में आया हुआ सवाल। नहीं सर, आप पाकिस्तान में हैं तो आपको रुपीस में ही बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो कहता है एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपीस। इस ऑर्डिनेंस के तहत आपने जो भी अमाउंट कंसिडर करनी होगी वो रुपीस में होगी, इन रुपीस। ओके, लेकिन जाहिर बात है कारोबार है ना, कभी इंपोर्ट डॉलर में हो ही जाती है, कभी इनकम डॉलर में आ ही जाती है, कभी पेमेंट डॉलर में हो ही जाती है। तो फिर क्या करूंगा? वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीस, अगर कोई अमाउंट रुपीस के अलावा किसी और करेंसी में है, कन्वर्जन शैल बी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। वो कहता है कि अगर कोई भी अमाउंट रुपीस के अलावा किसी करेंसी में है, आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किस रेट पे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट पे।
वो आपको पेपर में ओपन रेट दे देगा, कभी कोई रेट दे देगा। नहीं सर, निगाहें किसे ढूंढेंगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट, बाकी सब रेट फार्म। और किस डेट का रेट? प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उस दिन का रेट। यानी अगर आपने, आज का तारीख है 31 मार्च, 31 मार्च को कोई पेमेंट डॉलर में कर दी, तो सर रेट आज का यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, या साल आखिर 30 जून का कर लें? आज का करेंगे। कोई साल का एवरेज यूज नहीं होगा, कोई साल का शुरू यूज नहीं होगा, कोई साल का आखिर यूज नहीं होगा। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का रेट यूज होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो सर अगर कोई अमाउंट किसी और करेंसी में है तो आपने उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट पे कन्वर्ट करना है, और ये उस डेट पे कन्वर्ट होगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर कासिम परचेज्ड एन इंपोर्टेड कार फॉर $35,000 ऑन मार्च 31। द एक्सचेंज रेट्स ऑन रेलिवेंट डेट्स आर एज फॉलोज। ओपन मार्केट रेट है जी $1 102 का, फिर $1 103 का, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी 102.1 103। सर ट्रांजैक्शन किस दिन हुई है? इत्तेफाक से आज भी मार्च 31 ही है, तो मार्च 31, हमें मार्च 31 2009 का रेट चाहिए जो कि ये है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि ये है। ये बाकी सब मेरे लिए फजूल है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे साल के आखिर का रेट नहीं चाहिए, मुझे ओपन मार्केट रेट नहीं चाहिए। तो आप देखें, उसने जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन के रेट से मल्टीप्लाई करके तो अमाउंट को रुपीस में कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर आपके पेपर में भी कोई अमाउंट डॉलर पे आएगी तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट उस दिन का जिस दिन ट्रांजैक्शन आपकी इनकर हुई। सर कोई सवाल? जी 2 दिन बाद? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जिस दिन पैसे आ गए आपके, तो बैंक में आ गए ना पैसे, बस निकलवाए आप 50 साल के बाद, कोई मसला नहीं। अगर फिरौन को भी पैसे मिले थे ना, जिस दिन पैसे मिले थे उस दिन उसने कन्वर्ट कर लिए होंगे, बेशक आज तक उसने अपने बैंक में रखे हो, कह देगा सुबह निकलवा लूंगा, तो निकलवाता रहे, कन्वर्ट उस दिन हो चुके हैं। जानते हैं फिरौन को? और कोई सवाल? बड़े पुराने हैं आप। और कोई सवाल? और कोई सवाल? और कोई सवाल? फिरौन भी टैक्स देता होगा? अच्छा, फिरौन चार्टर्ड। अच्छा, और कोई सवाल? FCA फिरौन चार्टर्ड, यार खुदा का वास्ता, आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फजूल चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई सवाल? सब अच्छा है? ठीक है जी, बाकी बातें करते हैं इंशाल्लाह कल 1 अप्रैल को, एक नई महीने एक नई जस्तजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।